नमस्कार। प्रस्तुत है स्वयं प्रकाश की कहानी बस। धूल धूप और उमस भरे दिन में दोपहर 2 बजे कस्बे के गंदे भीड़ भरे शोरीले बस अड्डे पर खड़े खड़े अचानक कामरेड बुद्धिगुप्त को लगा कि गर्मी बहुत है। गर्मी के अलावा गर्मी का लगना उन्होंने एक पल महसूस किया और चौंक गए। गर्मी बहुत है का क्या मतलब? इस देश के लाखों किसान ऐसी गर्मी में अपने खेतों में हल चलाते हैं, बीज डालते हैं या फसल काटते हैं, मतलब मशक्क़त का काम करते हैं। पसीने के रेले पानी की धार की तरह उतरते रहे, उन्हें पहुँचते तक नहीं। और एक वह है जिन्होंने 15 ही मिनट में चेहरा रगड़ रगड़ कर रुमाल का नाश कर लिया है। और यही क्यों? क्या चीन में गर्मी नहीं पड़ती? वियतनाम में गर्मी नहीं पड़ती? वहाँ मक्खियाँ नहीं हैं? हैं, बहुत हैं। और क्या वहाँ के मजदूर इस गर्मी में कारखानों खदानों में काम नहीं करते? करते हैं। क्यों? क्या पेट के लिए? हरगिज़ नहीं, समाजवाद के लिए। तो तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए कि तुमने अपना सारा जीवन इसी लक्ष्य के लिए समर्पित करने का प्रण लिया है। फिर तुम्हें गर्मी क्यों लगनी चाहिए? लेकिन गर्मी फिर भी लग रही है। ऐसा ही होता है। दिन में 20 बार बुद्धि अपने को डांटते हैं और इस आत्मालोचना के बावजूद उनके साथ वही सब होता है जैसा सबके साथ होता है। दिन में 7-8 बार अपनी किस्मत, क्षमा कीजिएगा संयोग को कोसते हैं, जिसके कारण उन्हें पैटी बुजुर्गा क्लास में जन्म लेना पड़ा। महान सरभारा की संतान वे नहीं हो सके। बार बार की इस आत्म फटकार से इतना जरूर होता है कि उनकी हिम्मत टूटने लगती है। लगता है कि वे क्रांति के महान नेता कभी नहीं बन पाएंगे और उनके मन में ऐसे वाक्य कुदकने लगते हैं, इस देश में क्रांति कभी नहीं होगी, या जैसे इन जाहिलों को तो क्रांति नहीं डंडा चाहिए। बस आने में अभी शायद देर थी। समय नष्ट करने की आदत बुद्धि बहुत दिनों पहले छोड़ चुके थे। हर समय या तो पढ़ते रहते या बोलते रहते। इस समय भी हालांकि झोले में किताबें थीं, पर अभी न पढ़ने का मूड था न बोलने का। बोलते भी तो सुनने वाले कहाँ थे। उन्हें लगा टाइम वेस्ट हो रहा है और वे कुछ नहीं कर सकते। बस आ नहीं रही थी। मक्खियाँ झुंझला देने की हद तक परेशान कर रही थी। उन्होंने एक सिगरेट सुलगाई। हमेशा ऐसे मौके पर जो सोचते हैं वही सोचते हुए कि क्रांतिकारियों को नशे का गुलाम नहीं होना चाहिए, इसलिए कल से वह सिगरेट छोड़ ही देंगे या बस एक पिएंगे सुबह। ज़्यादा हुई तो दिन में 4 से ज़्यादा तो हरगिज़ नहीं होंगी। शुरू में इतना न भी हो पाया तो कम से कम तो यह तो करेंगे ही कि उनकी इच्छा हुई किसी से पूछें कि क्या हो गया खाते गांव की बस को जो अब तक नहीं लगी। पर किससे पूछें? चारों तरफ धोती फेंटे वाले अपड़ गवार ही नजर आ रहे थे। टहलते हुए वे पूछताछ की गुमटी तक आ गए और जैसी की आशा थी उसे खाली पाकर दिशाहारा से खड़े हो गए। अचानक उनकी नज़र उन 4-5 खाकी कपड़े वाले आदमियों पर पड़ी जो देखने में कंडक्टर ड्राइवर जैसे लग रहे थे और सामने बरामदे के खंबे की छांव में उकड़ू बैठे शोर मचाते हुए बीड़ियाँ धूंकते हुए 16 सार खेल रहे थे। वह वहाँ गए। खेलते हुए आदमियों को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं हुई। एक रस विभोर खाकी दर्शक ने उनसे पूछा, कामरेड, ये खाते गांव वाली गाड़ी कब चलेगी? दर्शक ने, जो शायद ड्राइवर था, बीड़ी की राख चुटकी बजा बजा कर झाड़ते हुए बुद्धि की दानिशमंदी या नादानी को तोला और दया व शराफत से बोला, लग गई, 7 नंबर पर खड़ी है उधर। ठगे जाने का आत्म गुस्सा लगभग टालते हुए बुद्धि उधर लपके और बस को खचाखच भरी देखकर दुखी हो गए। पहली ग्राम यात्रा के सपनों का इतना गर्दी में क्या होगा? क्या उन्होंने गांव-गांव घूमने की जो योजना बनाई थी वह इस तरह की खटारा बसों में भीड़ में नहीं, यूनिसेफ की चमकदार स्टेशन वैगनों में सवार थी? तो फिर दुखी हुए, फिर धक्का मुक्की में जुट गए और आखिर बस में घुस ही गए। इसी समय सौभाग्य से, क्षमा कीजिए संयोग से, एक गुजराती सज्जन को इस बात का बोध हुआ कि वह गलत गाड़ी में सवार हो गए हैं और सपरिवार बुद्धि के ठीक सामने वाली सीट से खाली करके नीचे उतर गए। बुद्धि खुश हो गए। खिड़की के पास वाली सीट उन्हें अनायास ही प्राप्त हो गई थी और पास ही एक ग्रामीण आकर बैठ गया जो दूर फंसी खड़ी पत्नी को अपने और बुद्धि के बीच बैठने के लिए बुला रहा था। महिला यद्यपि कुरूप और गर्भवती थी, पर महिला थी
और बावजूद प्रबल आत्मलाड़न के बुद्धि को लगा कि यह कितनी अच्छी बात है कि वह महिला है। अगर वह महिला नहीं भी होती तो बुद्धि क्या कर लेते, यानी कुछ नहीं, पर खैर। पर महिला के आते ही जैसा कि होता है दिक्कतें शुरू हो गई। ग्रामीण ने बुद्धि से कहा कि वह बीच में आ जाए, यानी महिला को खिड़की के पास बैठने दे। बुद्धि ने सुना ही नहीं। तब तक अनसुना करते रहे जब तक सुनने पर विवश नहीं कर दिए गए। बुद्धि को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि एक कुरूप गर्भवती महिला के लिए इतनी अच्छी हाथ लगी सीट छोड़ दें। चिढ़कर बोले, क्यों, हमने पैसे नहीं दिए, हमने टिकट नहीं लिया, हम आदमी नहीं हैं? ग्रामीण इन सवालों के क्या जवाब देता, पर वह इनसे प्रभावित भी नहीं हुआ और अपनी बात दोहराता रहा। इस बीच बुद्धि के दिमाग ने, जैसा कि उसे खूब अभ्यास है, बुद्धि के समर्थन में यह तर्क पेश किया कि वाकई यदि हिंदुस्तान की आधी आबादी ये महिलाएं इतनी नरम नाजुक रही तब तो हो चुकी क्रांति। और अब उन्हें उस ग्रामीण का आग्रह धृष्टता जैसा लग रहा था। महिला का शायद अभी तक बुद्धि की शराफत पर से विश्वास नहीं उठा था, क्योंकि वह बीच की जगह खाली होने के बावजूद खड़ी हुई थी, कुछ कुछ बुद्धि पर झुकी हुई, जिससे हवा रुक गई थी और गर्मी और ज़्यादा तरलता से अभिव्यक्त हो रही थी। ग्रामीण ने कहा, इसकी तबीयत खराब है, उल्टी उल्टी आ गई तो आपको परेशानी होगी। और बुद्धि ने इस आम झूठ को भांपकर इस पर अपना झूठ मारा कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और बल्कि उन्हें तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। झक मारकर महिला को बीच में ही बैठ जाना पड़ा। बुद्धि ने राहत की सांस ली। अब उन्हें गर्मी लगी। उन्हें एहसास हुआ कि बस अभी तक बस अड्डे पर ही खड़ी हुई है। उन्हें ताज्जुब हुआ कि सब बैठ गए, यानी बुद्धि बैठ गए, तो अब यह चलती क्यों नहीं? कहीं ड्राइवर कंडक्टर 16 सार तो नहीं खेलने लग गए? बाहर नजरें घुमाकर उन्होंने 16 सार टुकड़ी को देखने की कोशिश की और नाकामयाब रहे, क्योंकि वह इस दिशा में नहीं थी। इधर सामने एक होटल था जिस पर गंदगी से बनी मिठाइयाँ, नमकीन और गर्म ठंडा बिक रहा था, और 2-3 रेडियो के साथ विभिन्न फिल्मी गाने ऊंची आवाज़ में गाकर पता नहीं किसकी खुशी का इजहार कर रहे थे। निरंतर ठेले वाले, मुसाफिर, सामान, लावारिस गायों, कुत्तों, भिखारियों, जेबकतरों, तमाशाइयों, पुलिसियों और कूलियों से लबालब भरे इस माहौल पर, जिसमें हर कोई भी कहाँ जहाँ भी चाहे पानी पीते, पेशाब करते, खाना खाने या पसरने के लिए स्वतंत्र था, मच्छर मक्खियाँ, धूप धूल बड़े निर्लिप्त भाव से फैली हुई थी। गनीमत यह थी कि बाहर कुछ हवा भी थी। वह हवा जो थी वह अंदर नहीं थी और बुद्धि फंसे हुए थे, और उनके 3 तरफ मानव देह की दीवारें थी। बुद्धि ने गहरी सांस ली और अभी अभी ग्रामीण और उसकी पत्नी के संदर्भ में याद आई नागरिक भावना की बात मुतलवी कर सिगरेट जलाकर सब कुछ से ऊपर उठ जाने की कोशिश करने लगे। बुद्धि यानी कामरेड बुद्धिप्रिय गुप्त जन्म से ही कामरेड बुद्धिप्रिय गुप्त नहीं थे। ललवा कलवा कहलाने की उम्र के फौरन बाद वह बुद्धराम थे। आगे जात लगती थी जो जानकर भी क्या कीजिएगा। अब तो वह गुप्त है। पढ़ाई में आप हमेशा फिसड्डी रहे और इस उपलक्ष्य में अध्यापकों की डांट मार, लताड़ फटकार यानी सजा की कितनी वैरायटियां हो सकती थी वे सब सहते रहे, खासकर मुर्गा बनना और कुर्सी बनना तो अब तक उन्हें बड़ी तकलीफ के साथ याद है। खैर, इस डांट मार से वह पिछाड़ी से आगाड़ी आ गए हों ऐसा नहीं हुआ। हुआ यह कि उन्हें शिक्षक, शिक्षा पद्धति, इस जात की सब चीज़ों से नफरत हो गई। कालांतर में यही नफरत एक विद्रोह भावना में विकसित हो गई। वह जिस लड़की को प्यार करते थे वह आगरा के किसी हलवाई की बहू बन गई स्वेच्छा से, और जो कविताएं उन्होंने लिखी उन्हें लोकल अखबारों तक ने नहीं छापा। यदि ये सारी बातें नहीं हुई होती तो बुद्धाराम कामरेड बुद्धिगुप्त कभी न हुए होते। कामरेड बुद्धिप्रिय गुप्त कम्युनिस्ट नहीं थे। उनकी आस्था किसी वाद में नहीं थी। राजनीति को वह एक गंदी दलदल समझते थे और तमाम राजनीतिक पार्टियां उनकी राय में, यदि आप उसे महत्व दे, भ्रष्ट, अवसरवादी, सिद्धांतहीन और सत्ता की भूखी थी। वह रूस, चीन, वियतनाम, समाजवाद आदि से प्रभावित थे और वियतनाम पर तो उन्होंने एक कविता भी लिखी थी जिसमें उसे अफ्रीका का एक महान देश बताया था। लेकिन भाषण उन्हें सबसे अच्छा अटल जी का लगता था और चिंतन रजनीश का। उन्होंने मार्क्स, लेनिन आदि सज्जनों की पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, पर साथ में रखते जरूर थे। उन्हें कामरेड कहलवाना अच्छा लगता था।
वह भारत के लिए एक मौलिक समाजवाद की खोज में थे और एक नई देशभक्त क्रांतिकारी पार्टी बनाना चाहते थे। पार्टी का नाम, झंडा, संविधान तक उन्होंने तैयार कर लिया था, पर शहर में कोई फॉलोअर नहीं मिलने से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत की 80% जनता गांव में रहती है, इसलिए अब गांव जा रहे थे उस बेचारे को अपना कार्यक्षेत्र बनाने के लिए। सिगरेट खत्म हो गई थी, ड्राइवर का अब तक कहीं नहीं पता था, और इसके बावजूद कोई गुल्लक पाड़ा, कोई असंतोष, कोई बेचैनी नहीं थी। जैसे सारे मुसाफिरों ने वोट देकर सर्वसम्मति से ड्राइवर को 16 साल खेलने के लिए भेजा हो। बुद्धि को लगा यह एक प्रतीक बन रहा है। देश एक बस है जिसमें जनता ठसाठस भरी हुई है, बैठने तक की बुनियादी सुविधा तक से कई लोग वंचित हैं और ड्राइवर का कहीं कोई अता पता नहीं है। और फिर भी ऐसा नहीं लगता कि लोग ड्राइवर के लिए बेचैन हैं। वे सीट या हवा या गर्मी जैसी चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, और किसे पता है भावी इतिहास एक दिन इस कुरूप गर्भवती महिला के पहलू में फंसे इस युवक को ही देश का ड्राइवर बना दे। पर नहीं, ड्राइवर तो कोई महान सर्वहारा ही होगा। वह सिर्फ कंडक्टर हो सकते हैं। अपनी कल्पना शक्ति वगैरह की दाद देने वाले ही थे कि बुद्धि को लगा कहीं से बदबू आ रही है, खट्टे दही किसी जी मिचला देने वाली बदबू। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि पड़ोसन महिला ही इस महान गद्य की उद्गम है। बुद्धि ने महिला की तरफ देखा, बल्कि दृष्टिपात किया। महिला ने डकार ली और एक पांव उठाकर सीट पर रखने की असफल कोशिश की। गनीमत यह रही कि इस समय बस चल पड़ी। बस के चलते ही लोगों ने पता नहीं किसकी जय बोली। हड़बड़ाहट में सबके साथ बुद्धि के मुंह से भी निकल गया जय। पर खैर, अंत में बुद्धि ने राहत की सांस ली और ऐसी ही सांसें लेते रहने की भावना से यथासंभव सारा शरीर खिड़की से बाहर लटका दिया। अब हवा चल पड़ी। मुसाफिरों की चिल्लपों इंजन के शोर में डूबती जा रही थी। खड़े हुए लोगों में से कई धीरे धीरे बैठने की जगह बनाते जा रहे थे और कस्बा पीछे छूटता जा रहा था। बुद्धि गुनगुनाने के मूड तक आ पहुंचे, लेकिन कस्बा छूटते ही फिर एक दिक्कत आ गई। बुद्धि ने पाया कि बस जिस दिशा में जा रही है उसमें धूप उनकी खिड़की पर हमलावर है। बस अड्डे पर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। ठगे जाने की अनुभूति हुई। कुछ देर बर्दाश्त करते रहे, फिर बदन और सिर अंदर करना पड़ा। आगे की सीट वाले को हवा से परहेज था, उसने खिड़की बंद कर दी। कुछ देर में पीछे वाली सीट को भी हवा का पत्थर लगने लगा और वे लोग बुद्धि से खिड़की बंद करने का आग्रह करने लगे। कुछ देर की झाएं झाएं के बाद बुद्धि को उनकी बात माननी पड़ी। अब बड़ी अजीब स्थिति थी। एक मन कहता झोले में से पुस्तक निकालकर पढ़ने लगे, दूसरा मन कहता हटाइए, कोई पढ़ना नहीं हो सकता इस गर्मी में और इस पसीने और इस गंदे पड़ोस में। एक मन कहता इन देहाती भाइयों से घुला मिला हंसा बोला जाए, सुख दुख की बातों से बैकग्राउंड समझकर समझा जाए कि देश कहाँ जा रहा है और उनकी खातिर कुछ लोग किस बुरी तरह जीवन समर्पित करके जुटे हुए हैं। दूसरा मन कहता ये नीच लोग जो किसी खिड़की का खुला रहना तक बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उसमें से ताज़ा हवा आती है। आह, प्रतीक, फिर प्रतीक, कितना उपजाऊ मस्तिष्क है, पर क्या फ़ायदा क्या। उन्होंने खिन्न होकर एक सिगरेट और सुलगा ली। महिला को थोड़ा ऐतराज हुआ। आजू बाजू वाले ग्रामीण की नज़रों में एक खपती और नक्कू बन ही चुके थे, पर उन्होंने किसी तरह की परवाह नहीं की। उन्हें लगा लोग दबे मुंह उन पर हंस रहे हैं या उन्हें गालियां दे रहे हैं। इससे उनकी जिद और पक्की हो गई। पिएंगे, जाओ, करना हो जो करो, जाकर कर लो। कान में एक शब्द पड़ा, मिनख पढ़ो। तभी पड़ोसन महिला कुछ हिली डुली और अपने सामने की जगह में सहज भाव से हडड उल्टी करने लगी। उसी तरह उसी जगह बुद्धि आग बबूला हो गए और जो मुंह में आया बकने लगे। उनकी भाषा सरासर अपमानजनक और बेहुदा थी। कोई भी शहरी जिसे सुनकर उन्हें एक लपड़ रसीद कर देता। ग्रामीण सहनशील थे, सोच गए कि बबुआ की पतलून पर छींटे पड़ गए होंगे, सो उफन रहे हैं। अभी नातजुर बेकार है, कभी बहन बेटी के साथ सफ़र करेंगे तो उन्हें ऐसी कोई तकलीफ हो जाएगी, तब जानेंगे। शाम 6 बजे खातेगांव के बस स्टॉप पर कॉमरेड बुद्धिगुप्त उतरे। उतरते ही उन्होंने चाय की गुमटी वाले से जो 2 सवाल पूछे बताकर कहानी खत्म करता हूँ। पहला सवाल, कुछ एस्प्रो वेस्प्रो है? दूसरा सवाल, वापसी की बस कब मिलेगी?
धन्यवाद।